हेलो एवरीवन। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे वो रिलेटेड है हमारा मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हम लोग की इस बुक में दिया गया है कि मीनिंग क्या होती है। तो लेट्स सी। इट रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम in the production process, its distribution among the factors of production, and finally its circulation from household to firm in the form of consumption expenditure on goods and services produced by them। काफ़ी लंबा डिटेल में दिया गया है। इसको हम कोशिश करेंगे कंसाइज करके छोटा करके लिखने की। समझ लेते हैं, उसके बाद जो है इसको छोटा करने की कोशिश करते हैं। जैसा बता रहा है कि ये जनरेशन ऑफ इनकम है। इनकम कब जनरेट करती है? जब प्रोडक्शन होता है। उसके बाद इस इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। और उसके बाद जो ये इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, वो किसके पास पहुंचता है? वो पहुंचता है हाउस होल्ड के पास इनकम के फॉर्म में। और वो जो इनकम है फिर वो हाउस होल्ड जो है वो एक्सपेंड करता है किसके ऊपर? गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। और अगेन जब वो पैसे खर्च करते हैं हाउस होल्ड, तो फिर वो जो पैसा है वो पहुंचता है किसके पास? हमारे जो फर्म्स हैं उनके पास वो पैसा पहुंचता है इनकम के फॉर्म में। तो कहने का मतलब कि ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये ऐसे ही मूव करता रहता है। अब इसको अगर हमें कंसाइज करके लिखना होगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इनकम विच जनरेट इन प्रोडक्शन फेज एंड दैट इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड among factors of production and goes in the hand of household, and household expend them on goods and services, and again that money come in the hand of firm, or after that this circulation complete, yeah, this circulation is completed। बहुत इजी लैंग्वेज में लिखना है। अगर आपको इससे भी बेहतर कुछ लगता है उस लैंग्वेज में लिखिए, इजी लैंग्वेज में लिखिए। कहीं पे भी ऐसी फाउंडेशन नहीं है कि जो आपके बुक्स में जो टफ लैंग्वेज दिए जाते हैं या फिर इस तरीके की जो चीज़ें दी जाती है जो काफ़ी क्लासिकल इंग्लिश राइटिंग होती है, आपको वैसा ही लिखना है। इट इज़ नॉट नेसेसरी। एग्जामिनर सिर्फ ये देखता है कि आपने जो लिखा है वो सही लिखा है या नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और क्लैरिटी होनी चाहिए। आंसर शीट में अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपकी राइटिंग नीट एंड क्लीन है और क्लैरिटी है, तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। उसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि जो बुक्स में लिखा गया है सेम एज इट इज़ आपको उतारना है। तो आपके लिए बुक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक नॉलेज गेन करने के लिए एक हेल्पिंग हैंड होता है। इसके बाद आपको अपने ब्रेन का, अपने थॉट प्रोसेस का, अपने माइंडसेट का इस्तेमाल करके ही एग्ज़ाम में लिखना होता है। ठीक है, तो ये आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। अच्छा, इसमें एक जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये छोटे में आता है, अगर ये क्वेश्चन जो है आपके 3 या 4 मार्क्स में आते हैं, तो आप इसके एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं और उसके बाद इसको थोड़ा डिटेल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 6 मार्क्स में आता है तो फिर ये जो साइकिल है इसको बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरह से पुट किए जाते हैं, कितने मार्क्स से पुट किए जाते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ सबको समझ में आ गई होगी कि ये जो इनकम है वो जनरेट होती है। पहली बात, एक बात समझ लो कि इनकम जनरेट होगी तभी जनरेट होगी जब प्रोडक्शन होगा। इम्पॉर्टेंट ये, कभी अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछ दे या कभी भी इस तरह से कोई पूछ दे कि क्या इनकम जो है बिना प्रोडक्शन के जनरेट हो सकती है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। प्रोडक्शन होगा, वो मार्केट में जाके सेल होगा, इनकम जनरेट होती है। अगर प्रोडक्शन नहीं होगा, मार्केट में सेल नहीं होगा, तो इनकम जनरेट नहीं होती है। तो इनकम जनरेट करने के लिए प्रोडक्शन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी की सेलिंग होती है। और जो मार्केट में बिकता है और उसके बाद जो
फर्म के पास इनकम आती है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और वो जो इनकम जो डिस्ट्रीब्यूट होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में, वही आगे चल के हाउस होल्ड एक्सपेंड करते हैं, खर्च करते हैं, और जो वो स्पेंड करते हैं वही जो बाद में फिर फर्म के पास पहुंचता है, और ये पूरी साइकिल मूव करती रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगला जो कॉन्सेप्ट आता है हमारा, वो आता है स्टॉक एंड फ्लो का। देख लेते हैं स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है। तो लेट्स सी, यहाँ पे स्टॉक के बारे में जो बातें आपको बताई जाती हैं वो है कि स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और दूसरा है फ्लो वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। दोनों बात कही जाती है, एक जगह स्टॉक की बात हो रही है, एक जगह फ्लो की बात हो रही है। ठीक है, इससे पहले थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं कि इसके जो ऊपर कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया गया है थोड़ा सा, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक एंड फ्लो आर यूजुअली फ्रिक्वेंटली in microeconomics. Some of the macro variables relate to the stock while other relate to flow. Therefore, it is important to understand their meaning so that variable can be categorized as stock and flows. यहाँ एक वर्ड आ रहा है वेरिएबल। ये छोटे छोटे जो टर्म्स होते हैं ना, इसको जानना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज फिर ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आप कोई भी बुक्स पढ़ लें किसी सब्जेक्ट्स की, तो उसके जो टर्मोलॉजी होती है उसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप टर्मोलॉजी नहीं समझ पाएंगे तो बट नेचुरल है कि आप उस कॉन्सेप्ट को भी नहीं समझ पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट को अगर क्लियर करना है तो सबसे पहले उस टर्मोलॉजी को समझिए। हालांकि ये टर्मोलॉजी नई नहीं है, क्लास 11 की बुक्स में भी ये टर्म आया है वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स का मतलब होता है चेंजेबल, जो भी चेंजेबल चीज़ें होती हैं जो चेंज करती रहती हैं टाइम टू टाइम, उसको हम कहते हैं वेरिएबल। तो यहाँ पे जो बात हो रही है कि ये जो वेरिएबल है इसको कैटेगराइज किया गया है किसमें, स्टॉक एंड फ्लो। ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उसी को हम स्टॉक एंड फ्लो में तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं। ठीक है, कभी अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज स्टॉक एंड फ्लो, तो आप कह सकते हैं कि दीज बोथ आर वेरिएबल्स। अब यहाँ पहला कहता है, जैसा कि हमने पढ़ा भी था कि स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे ये मैंने डाला पॉइंट, तो जब मैंने ये पॉइंट डाला तो कुछ तो टाइम हो रहा होगा, तो इसी को कहते हैं पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अब एग्जांपल में ये क्या देता है, स्टॉक ऑफ गुड्स इन द गोडाउन एज ऑन 31 जन 2024। जो स्टॉक्स हैं, गुड्स हैं, उनका जो है गोडाउन में वो कितने हैं, इसकी बात हो रही है कब, 31 जनवरी 2024। मतलब एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, 31 जन। ये हमारा पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है। एग्जाम्पल में क्या क्या आता है, नेशनल वेल्थ, नेशनल कैपिटल, मनी सप्लाई, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं। अब ये नेशनल वेल्थ, नेशनल कैपिटल क्या होता है, इसके बारे में फिर हम लोग बाद में बात करेंगे। फिलहाल स्टॉक का जो कॉन्सेप्ट है वो डिपेंड करता है टोटली पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो हमें याद क्या रखना है, हमें याद रखना है ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये पॉइंट, ये अगर दिमाग में है, जैसे स्टॉक की कोई बात करे तो आपके दिमाग में ये पॉइंट आना चाहिए, और अगर ये पॉइंट आ गया तो आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को लिख सकते हैं एग्जाम में। फ्लो की बात करें तो फ्लो वेरिएबल्स रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो गया, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओवर पीरियड का मतलब क्या, ये कुछ टाइम लेगा, ये कुछ टाइम लेगा, जबकि यहाँ पे पॉइंट था। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। ठीक है, मतलब इसके लिए कुछ समय चाहिए होंगे। मैंने अगर यहाँ से यहाँ तक ये लाइन खींची है तो इस बीच में कुछ समय लगे होंगे, 1 सेकंड 2 सेकंड माइक्रो लेवल पे, और यहाँ पे जब हमने पॉइंट बनाया तो ये खट से हमने पॉइंट बना दिया, जबकि यहाँ से यहाँ तक जब हमने लाइन खींची तो इसमें कुछ टाइम लगा, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड। इसलिए इसको मेजर करने के लिए हमें एक पीरियड ऑफ टाइम की जरूरत पड़ती है, मतलब एक ड्यूरेशन चाहिए होता है, जबकि यहाँ पे ड्यूरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो बेसिकली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम का मतलब ही होता है ड्यूरेशन। इसको ध्यान में रखने वाली बात है कि दिस इज द ड्यूरेशन। तो ये है स्टॉक का कॉन्सेप्ट और ये है फ्लो का कॉन्सेप्ट। अब इस बुक में नीचे जो है यहाँ पे आपके स्टॉक एंड फ्लो के बारे में कुछ डिफरेंसेस दिए गए हैं। ठीक है,
उसको हम लोग पढ़ लेंगे। इजी है। एग्ज़ाम में बहुत कम ही हमने देखा है कि किस तरह के स्टॉक एंड फ्लो के बारे में डिफरेंशिएट करने के लिए आए। बहुत रेयर केस में ही आता है। ज़रूरी है स्टॉक एंड फ्लो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, ये इतना ज़रूरी नहीं है। हालांकि पढ़ना है, इसे भी हम लोग को पढ़ना है, लेकिन इन चीज़ों पे आपको ध्यान ज़्यादा रखना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और नेक्स्ट क्लास में फिर इसके आगे हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग बुक्स पढ़ते रहें और अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको शेयर करते रहें हमारे साथ, तो आगे भी इस तरह के वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन।